चलो हेडिंग लिखो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का नाम है। पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, थोड़ा बेसिक याद करेंगे जो हमने 10th में पढ़ा हुआ है, एक बार रिवाइज मार लेंगे, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है जल्दी से लिख लो। एक तो ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग भैया सही लिख लेना, ठीक है। ये होती है स्पेलिंग TRIGONOMETRY। बच्चे यहां गलती कर देते हैं, जी के बाद ओ नहीं लगाते। तो ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आप लोगों को पता होगा। एक होता है त्रिकोण और एक होता है मैट्री। समझ आ गई बात? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण एंड मैट्री। त्रिकोण जो होता है वो बोलते हैं हम लोग ट्राइंगल को, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है ना। अब आप बोलोगे थोड़ी स्पेलिंग अलग लग रही है, बिल्कुल अलग लग रही है। जब यहाँ से यहाँ की भाषा लोग बोल नहीं पाते, जब अंग्रेज वगैरह यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं यहाँ की चीज़ों को, तो बोल नहीं पाते ढंग से, तो वो ले जाते कई चीज़ गलत कर देते हैं। समझ आ गई बात? तो त्रिकोण का मतलब क्या होता है ट्राइंगल, मैट्री का मतलब क्या होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एक ब्रांच है। भाई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, उसकी कई सारी ब्रांचेज है, ठीक है। उनमें से एक ट्रिग्नोमेट्री भी हो गई, एक कैलकुलस हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैट्स हो गया, है ना। काफ़ी सारे ब्रांचेज है, ठीक है। अब आपको पता है हर ब्रांच में अलग अलग चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। तो लिखो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट यानी कौन? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the R&D। R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपिटल R एंड फिर कैपिटल D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट related to parts of the triangle, related to parts of the triangle। लिख लिया? लिख लिया? फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो भैया क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फटाफट से देख लो, यहां देख लो सबने। जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। मैंने दो ट्राइंगल बना लिया, अभी बताऊंगा क्यों। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में तीन तरह की साइड्स होती है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कितनी तरह की साइड्स होती है? तीन तरह की साइड्स होती है। कौन कौन सी साइड्स होती है? 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इधर ये हो गया हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाले को, अगर मैंने ये एंगल मार्क कर रखा है तो इस एंगल के सामने वाले को बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा उसे बोलेंगे बेस। अगर मैंने इस एंगल की बात की है तो इस एंगल के सामने वाले को बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा बेस। इतनी बात समझ आ गई? क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में तीन तरह की साइड्स है, तो 6 तरह के रेशोज बन सकते हैं। 6 तरह के रेशो कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा P/H, एक बनेगा B/H, एक बनेगा P/B, एक बनेगा H/P। इसको उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा H/B और ये हो जाएगा B/P, ठीक है। तो 6 तरह के रेशोज बनते हैं, इन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्या बोलते हैं? देखो रेशोज का काम क्या होता है? रेशो का काम होता है मैथमेटिकली किसी को कंपेयर करना। दो चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं, जैसे अगर मान लो मैं बोलता हूं ए कोई बंदा है और दूसरा बंदा है बी, समझ आ गई बात? मान लेते हैं इसकी हाइट है, ए की हाइट है 170 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 165 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, हमारे पास एक नंबर बचेगा। ये बताओ ये जो नंबर बचेगा ये ग्रेटर देन 1 बचेगा, लेस देन 1 बचेगा? ग्रेटर देन 1 बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। ऊपर बड़ी वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 बचेगा। तो A/B कितना बच गया? ग्रेटर देन 1 बच गया, ठीक है ना। अब ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? अगर तुम्हें ये जानकारी नहीं दे रखी, सिर्फ इतना सा दे रखा है, तो आप समझ जाओगे अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है। अगर रेशियो इक्वल टू 1 दे रखा है यानी दोनों बराबर है, और अगर रेशियो लेस देन 1 है इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। यानी रेशियो जो होता है कंपैरिजन के काम आता है। बताओ बात समझ आ गई? ठीक है। दूसरा, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो एक चीज है। दूसरा है हम ये भी निकाल सकते हैं भाई, कैंसिल कुंसल करके ये भी निकाल सकते हैं ए जो है बी का कितना टाइम्स है, या बी जो है ए का कितना टाइम्स है। समझ में आ गई बात? वो भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 तरह की साइड्स होती है, इनसे 6 तरह के रेशो बनते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। समझ आ गई बात? आपने रेशोज ना और भी पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। केमिस्ट्री में आपको एक याद दिलाता हूं, आपने पढ़ा हुआ है रिलेटिव डेंसिटी, पढ़ा है?
क्या मतलब है रिलेटिव डेंसिटी का? देखो एक चीज समझ लेना, अगर किसी में ना वर्ड जोड़ दिया जाए, मैथमेटिकल टर्म अगर बात करें तो अगर रिलेटिव जोड़ दिया जाए इसका मतलब रेशियो ही होता है हमेशा। जब भी रिलेटिव जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, इसका मतलब रेशियो। रिलेटिव डेंसिटी में क्या करते हैं हम लोग, अगर आपको याद हो, हम किसी की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं विद डेंसिटी ऑफ वाटर। किससे कंपेयर करते हैं? अगर आप समझ चुके हो ना सब कुछ, मतलब जितने भी समय से आप पढ़ रहे हो, अगर आप थोड़ा सा आइडिया ले चुके हो ना तो हम ना ज्यादातर चीजों में कंपैरिजन ही करते हैं। तो जब हम किसी की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं विद डेंसिटी ऑफ वाटर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है ना। इसी तरह रिलेटिव वेलोसिटी भी, ठीक है ना। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग रेशो नहीं लेते ज्यादातर। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है आप लोगों ने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है? हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बात समझ आ गई? इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कौन सी रेयरर मीडियम है, कौन सी डेंसर मीडियम है। समझ में आगे बात में क्या बोल रहा हूं? तो रेशो से कुछ ना कुछ हम एनालाइज करते हैं। रेशो बहुत काम की चीज है। समझ में आगे बात? स्टॉक मार्केट में पीई रेशो वगैरह होते हैं और बहुत सारे रेशोज होते हैं। समझ में आगे बात? अब यहां देखो, ये जो 6 तरह के रेशो बने हैं इनके हम नाम रखते हैं। नाम क्यों रखते हैं भाई? मैं अगर बोलना चाहूंगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को कंपेयर करो, अगर मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं ये बात, तो इतना बड़ा कौन बोलेगा भाई परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को कंपेयर करो? इतना बड़ा बोलने से अच्छा है हम इन रेशोज का नाम रख देंगे। तो मैं क्या नाम रख दूंगा? साइन। इसका नाम क्या रख दूंगा? कॉस। इसका नाम क्या रख दूंगा? टैन। इसका नाम क्या रख दूंगा? कोसेक। इसका नाम क्या रख दूंगा? सेक। और इसका नाम क्या रख दूंगा? कॉट। इतनी बात समझ आ गई? अब अगर आप ध्यान दो यहां पे, ये देखो, ये थीटा है, ये एंगल है। अगर इस एंगल को मैं कम या ज्यादा करूं, इससे हाइपोटेन्यूज की लेंथ में फर्क पड़ेगा, परपेंडिकुलर की लेंथ में फर्क पड़ेगा, ओवरऑल रेशो में फर्क पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो रेशो है साइन, ये डिपेंडेंट है थीटा पे, इसलिए हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, टैन थीटा लिखते हैं, कोसेक थीटा लिखते हैं, सेक थीटा लिखते हैं और कॉट थीटा लिखते हैं। ये सब आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, हाँ या ना? कुछ चीजें और है जो इनको देख के आप बता सकते हो। रेसिप्रोकल फॉर्मूले की अगर बात करें, रेसिप्रोकल फॉर्मूले की अगर बात करें तो आप देख सकते हो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं पहला जो हमारी वैल्यू फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, या फिर बोल सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, या फिर एक और चीज बोल सकते हैं जब भी हम लोग दो रेसिप्रोकल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। समझ में आ गई बात? इसी तरह मैं बोल सकता हूं जो कॉस थीटा है ये सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करके सेक थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करके आएगा 1। थर्ड जो है हम बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं जो टैन थीटा होता है ये 1/कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा जो होता है ये 1/टैन थीटा होता है ना? ये सब पढ़ रखा आप लोगों ने। और टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा जो होता है ये क्या होता है? 1, है ना? इसके अलावा आप लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है, टैन थीटा का एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नोट करके आप ये लिख सकते हो। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और एक और होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये सब पढ़ा हुआ है आपने, पढ़ रखा ना? इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अच्छा, अब ये नहीं है कि आप लोगों ने 10th में पढ़ लिया तो दोबारा यूज नहीं होगा, ये तो हमेशा ही यूज होता रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और जरा अच्छे से यूज करना है। अब जैसे एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से दो फॉर्मूला और बन जाते हैं। एक बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे एक और बन सकता है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई बात? और एक और बन सकता है कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से कॉस थीटा का भी बन सकता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई बात? ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है, सेकेंड फॉर्मूला हो गया आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। इससे एक बन सकता है टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो कि होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बन जाएगा टैन थीटा का फॉर्मूला जो कि हो जाएगा अंडर रूट
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ बात समझ आ गई। फिर एक और फॉर्मूला बन सकता है, अगर हम 1 को इधर ही छोड़ दे तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसी हमारे पास जो तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा क्या बन जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ बात समझ आ गई। और एक 1 का फॉर्मूला बना सकते हैं जो कि हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसके अलावा ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, याद है आप लोगों को। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होगा 90। आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ना एक तो 90 होता है और बाकी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। बताओ सही बोल रहा हूं मैं। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 होता है, बाकी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। बाकी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उनका सम कितना होता है 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया, इस तरह। अच्छा, ये बोल सकता हूं अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। सही बोल रहा हूं मैं। इसी तरह अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा। तो कुछ फॉर्मूले मैंने आप लोगों को लिखाए थे, कोर्स में तो नहीं थे लेकिन तब भी मैंने आपको बता दिए थे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सही है। फिर टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, कॉट थीटा। फिर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, बिल्कुल सही है। तो ये आपने पूरा जो 10th में पढ़ा था, ये सारे फॉर्मूले मैंने एक साथ इकट्ठा कर दिए हैं। आप जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर हम जल्दी से 11th का शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया था ये पूरा 10th से रिलेटेड था, ठीक है ना। अब आप लोग हेडिंग लिखो, एंगल। एंगल ANGLE, एंगल। अच्छा, आप लोगों ने बचपन से ना ये एंगल तो सुना हुआ है, होता क्या एंगल। मैंने बोला एंगल क्या होता है, बोल रहा ट्राइंगल। एंगल पता नहीं कौन बोल रहा, एंगल क्या होता है, एंगल। हाँ, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं। तुम लोग थोड़ा थोड़ा ठीक बोल रहे हो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सुन लो, आपने डिग्री बोला, डिग्री पता नहीं क्यों बोला, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनना, आसान चीज है बहुत, ठीक है। देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक रे है। क्या है ये, आपको पता है लाइन होता है, लाइन सेगमेंट होता है, रे होता है, ठीक है ना। लाइन क्या होता है आपको पता ही है, जिसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होती। लाइन सेगमेंट जिसकी दो एंड पॉइंट होती है। रे जिसका एक एंड पॉइंट होता है, एक तरफ बढ़ता रहता है। तो मान लेते हमारे पास एक रे है, ठीक है। ये हो गया इसका वर्टेक्स, रे का वर्टेक्स हो गया, ठीक है ना। तो एंगल क्या होता है, मान लेते ये रोटेट करके यहां तक पहुंच गया। समझ आ गई बात, ये रोटेट करके यहां तक पहुंचा, इतनी बात समझ आ गई। तो ये कितना रोटेट हुआ है, इसके मेजरमेंट को हम लोग एंगल बोलते हैं। क्या बोला मैंने, ये कितना रोटेट हुआ है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोला मैंने, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। हाँ, आप बोलोगे नापना, बिल्कुल सही बात है, नापना ही होता है। पर मेजरमेंट में जब हम नापते हैं ना, तो हम किसी चीज से उसको कंपेयर करते हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं उसको। जब हम बात करते हैं मेजरमेंट की, तो लास्ट में हमें एक नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, नंबर। तो मैं बोलता हूं कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। कितना रोटेट हुआ है उसके मेजरमेंट को हम लोग एंगल बोलते हैं। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। लिखो, एंगल में लिखो, इट इज द अमाउंट, या इट इज अ मेजरमेंट, अमाउंट रहने देना, इट इज अ मेजरमेंट, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, measurement of rotation of a ray about a fixed point,
अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ब्रैकेट में फिक्स पॉइंट के आगे लिख लो कॉल्ड वर्टेक्स, ब्रैकेट के अंदर लिख लो ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। अब जरा यहां ध्यान से सुनना, ये एक रे है, समझ आ गई बात, ध्यान से देखते रहो सभी ने। ये रोटेट करके मान लेते हैं यहां तक पहुंच गया, समझ आ गई बात। तो ये कितना रोटेट हुआ है, ये कितना रोटेट हुआ है, इसके मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं एंगल। समझ आ गई बात। इट इज द अमाउंट, इट इज द मेजरमेंट ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब समझ आ गया, मतलब हमें लास्ट में एक नंबर मिलने वाला है कितना रोटेट हुआ है। अच्छा बचपन में तो ये बोला है कि हाँ भाई ये हो गया, एंगल हो गया, एंगल बन रहा है, ठीक है, पर एंगल एक्चुअली होता क्या है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट अ फिक्स पॉइंट। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। अब सुनो, एंगल जो होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एंगल, एक नेगेटिव एंगल। समझ आ गई बात। आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ है पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल, आपको ये तो पता है कि दो साइड से बना लेते थे आप लोग, लेकिन दो तरह के एंगल बन सकते हैं, एक बनता है पॉजिटिव एंगल, एक बनता है नेगेटिव एंगल। समझ आ गई बात। अब सुनो, आप लोगों को ये तो पता ही होगा, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो एक साइड को हमने नेगेटिव मान रखा, एक तरफ को पॉजिटिव मान रखा। ऐसी वाई एक्सिस में भी एक तरफ को नेगेटिव माना, एक तरफ पॉजिटिव माना हुआ है, यानी लीनियर मोशन के लिए तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बना रखे थे। अब रोटेशन की बारी आ गई है, भाई रोटेशन मोशन भी तो एक मोशन होता है, इसके लिए भी हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव बना रहे हैं। तो क्या होगा, पॉजिटिव कब कहलाएगा, जब हमारा रोटेशन का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। कौन सा डायरेक्शन, यानी कि जब रे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब जितना भी एंगल बनकर आएगा उसे बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। समझ आ गई बात, ठीक है। तो एंगल दो प्रकार के हो गए। अच्छा एक चीज और, एंगल में ये वाला जो रे होता है इसे बोलते हैं इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म, इसे बोलते हैं फाइनल या टर्मिनल आर्म, फाइनल या फिर टर्मिनल आर्म। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई। दो तरह के एंगल मैंने जैसे कि आपको बता दिया, एक होता है आपका पॉजिटिव एंगल, एक होता है पॉजिटिव एंगल, और एक क्या होता है, नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब बनता है, जब रे जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तब जो भी एंगल बनकर आएगा इसे बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। क्लियर हो गई बात। अगर मान लो ये रे है और ये घूम के किस डायरेक्शन में आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया, तो इसे बोलेंगे नेगेटिव एंगल। तब जो भी एंगल बनकर आएगा उसे बोलेंगे नेगेटिव एंगल। बताओ इतनी बात समझ आ गई सबको। पॉजिटिव एंगल का मतलब है रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज में, और नेगेटिव किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज में। अब आपके मन में सवाल आ सकता है ऐसा क्यों है कि एंटी क्लॉकवाइज जो है पॉजिटिव है और जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव है, ठीक है, ऐसा मन में सवाल आ सकता है। बिल्कुल सही है, बस जिसने बनाया उसका मन किया, उसने इधर पॉजिटिव कह दिया, हम तो फॉलोअर्स हैं, उसने अपनी एक थ्योरी सबमिट की होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ में आ गई बात। अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि हाँ भाई इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव क्यों है, तो फिर आपके मन में ये भी सवाल आना चाहिए था कि लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव क्यों था, इधर वाला पॉजिटिव क्यों था। ये भी है, बस समझ में आ गई सबको बात, समझ आ गई। हम लोग एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग जो थ्योरी पढ़ रहे हैं दुनिया में सभी यही पढ़ रहे हैं। समझ में आ गई बात। अगर सभी एक जैसा पढ़ेंगे तब हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव एंगल सबको समझ में आ गया, नेगेटिव एंगल समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कि जब हम एंगल को मेजर करते हैं तो उनकी यूनिट्स क्या क्या होती है, ठीक है ना। तो उनकी यूनिट आप लोगों ने पढ़ी होगी, एक तो डिग्री है, ठीक है, एक डिग्री है आपने पढ़ा हुआ है, और एक है आपका रेडियन। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एक को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, एक को बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। अच्छा आप लोगों ने मेजरमेंट सिस्टम, मेजरमेंट पढ़ लिया है ना, चैप्टर फिजिक्स में पढ़ा है। आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे यूनिट्स थे अलग अलग, ठीक है, फ्रेंच सिस्टम था, इंग्लिश सिस्टम था, ठीक है ना। फिर ऐसा ही यूनिट बना दी गई, समझ में आ गई बात, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऐसा करके कुछ फुल फॉर्म होता है उसका, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ ये मेजरमेंट जो हम लोग है ना, ऐसा सिस्टम क्यों बना रहे हैं, स्टैंडर्ड क्यों बना रहे हैं, ताकि वही आपस में कम्युनिकेट कर सके, बिजनेस कर सके, ग्लोबलाइजेशन में मतलब ग्लोबलाइजेशन जब होना तो दिक्कत ना आए हमें आपस में ट्रेड करने में। समझ आ गई बात। ऐसी एक इंटरनेशनल यूनिट होती है करेंसी की, डॉलर होती है ज़्यादातर तो वैसे, ठीक है ना। लेकिन ना ये डॉलर भी हमारे पर थोपा गया है, किसने थोपा है, यूएसए ने थोपा है। उनकी चल रही थी, उन्होंने मनवा लिया सबसे कि भाई डॉलर में करेंगे, डॉलर में करेंगे। अभी आजकल एक टर्म बड़ा पॉपुलर हो रहा है कुछ समय से, डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है कि अब हम लोग अगर मान लो मैं अमेरिका, हम लोग इंडियन हैं, हम रशिया के साथ अगर ट्रेड कर रहे हैं, हम डॉलर में क्यों करें, हम उनकी करेंसी में कर लेंगे, वो हमारी करेंसी में कर लेंगे। समझ आ गई बात।
इसके बेनिफिट भी है, नुकसान भी है, फायदे भी है, वो क्या है वो कभी और। बताओ इतनी बात समझ आ गई, पॉजिटिव एंगल समझ आ गया, नेगेटिव एंगल समझ आ गया, ठीक है ना। तो आप लोग लिखो नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए क्या क्या यूनिट्स है हमारे पास। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे रेवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अब रेवोल्यूशन के बारे में लिखो, रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे, चलो पहले लिख लेते हैं, रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है ना। और भी सिस्टम होते हैं, एक हो गया, ये हो गया सेक्साजेसिमल सिस्टम हो गया, एक हो गया आपका सर्कुलर सिस्टम। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। और भी सिस्टम होते हैं, काफी सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन ये कॉमनली यूज्ड है, हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले रेवोल्यूशन के बारे में लिखो, रेवोल्यूशन क्या होता है। रेवोल्यूशन कोई बताना चाहेगा? देखो भाई, रेवोल्यूशन को डिफाइन करते हैं, जब एक रे, यहां देख लो सबने, जब एक रे, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमती हुई अपनी पोजीशन में वापस आ जाए, तो इसे बोलते हैं कि इसने 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है। तब इसका जो एंगल ऑफ मेजरमेंट, मतलब जो इसका एंगल बना, वो 1 रेवोल्यूशन बना। डिग्री कहां से आ गया, डिग्री की बात ही नहीं हुई, समझ आ गई बात। तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन अ रे मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, देन द एंगल इज नोन एज, द एंगल फॉर्म्ड इज नोन एज 1 रेवोल्यूशन। अब सुन लो, ये एक दिशा में जाता हुआ अपनी पोजीशन में वापस आएगा, वरना तो ये ऐसे भी हो सकता था, इधर गया इधर आ गया, इसे 1 रेवोल्यूशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसने 2 अलग अलग डायरेक्शन ट्रेवल किए। कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो ये क्लॉकवाइज घूमता हुआ अपनी पोजीशन में वापस आ जाए, तब भी 1 रेवोल्यूशन है, या एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ अपनी पोजीशन में आ जाए, तब भी 1 रेवोल्यूशन है। सबको बात समझ आ गई, ठीक है। लिखो जरा, व्हेन अ रे, रेवोल्यूशन के बारे में लिखना, हेडिंग डाल लेना रेवोल्यूशन। व्हेन अ रे मूव्स टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मूव्स टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ब्रैकेट में लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ब्रैकेट बंद कर दो, लिख लिया, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज लिख लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बनी, व्हेन अ रे मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, एंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, then the angle formed is known as 1 revolution. Then the angle formed is known as 1 revolution. इस तरह बना लेना रेवोल्यूशन के लिए, इस डायरेक्शन में घूमते हुए अपनी पोजीशन में वापस आ सकते हैं, ठीक है। कौन सा रेवोल्यूशन बोलेंगे इसे, पॉजिटिव रेवोल्यूशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेवोल्यूशन। अच्छा, ऐसे भी हो सकता था, ये रहा रे इस डायरेक्शन में घूम के वापस आ गया, इसे बोलेंगे नेगेटिव रेवोल्यूशन। ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, ये वाला, ये वाला, ये क्लॉकवाइज घूमा ना, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में घूमा है, तो इसे बोलेंगे नेगेटिव रेवोल्यूशन। समझ आ गई बात। अच्छा, एक चीज, 2 टर्म होते हैं, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, क्लॉक, क्लॉक इस डायरेक्शन में घूमता है, एंटी क्लॉक मतलब उसके अगेंस्ट। एंटी क्लॉकवाइज का एक और नाम है काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर का मतलब भी अगेंस्ट ही होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, काउंटर इंसर्जेंसी, इसका मतलब है इंसर्जेंसी को काउंटर कर रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर इसे काउंटर क्लॉकवाइज ही बोलते हैं, कहीं देखो तो डर मत जाना, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई, रेवोल्यूशन समझ आ गए सबको। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। मुझे एक चीज बताओ, जब हमने मेजरमेंट करना शुरू किया होगा, मतलब इंसानों ने मेजरमेंट करना शुरू क्यों किया, क्योंकि हमें कई चीजें ट्रेड करनी पड़ती थी आपस में। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, पता है ना, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, तो कई चीजें मेजर करनी पड़ती थी, ठीक है। आज की डेट में भी मेजर करते हैं हम, बार्टर सिस्टम आज की डेट पे तो हम यूज नहीं करते ज्यादा, ठीक है ना। कई जगह हो सकता है यूज होता हो, ठीक है ना। लेकिन
पहले जब यूनिट्स बनाई गई होगी तो इसलिए बनाई गई होगी क्योंकि हम आपस में ट्रेड कर रहे थे, कुछ ना कुछ ट्रेड कर रहे थे। समझ आ गई बात? जैसे कि मान लो मुझे इस बोर्ड को मेजर करना है, बोर्ड की लंबाई को मेजर करना है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं मेरे पास ये एक डंडा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका नाम मैंने कुछ भी रख लिया, ठीक है, जो भी नाम रखना है कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इसको नाप लिया, इसको हमने कह दिया 1 डंडा। क्या कह दिया? अब मान लो मुझे ये बोर्ड नापना है, तो मैंने कहा भैया इसकी लेंथ हो गई 1 डंडा, फिर यहां से यहां तक 2 डंडा हो गया, फिर यहां से यहां तक 3 डंडा हो गया, ठीक है, फिर यहां से यहां तक देखो 4 भी पूरा नहीं हुआ, 4 पूरा नहीं हुआ ना। अगर 4 पूरा पूरा हो जाता तो मैं बोलता इसकी जो लेंथ है वो है 4 डंडा, लेकिन यहां 4 तो पूरा नहीं हुआ। पर एक बात है, 3 से तो ज्यादा ही है और 4 से कम है, इसका मतलब है अब मुझे ना छोटी यूनिट की जरूरत पड़ गई। अब जब छोटी यूनिट की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा, मैंने ऐसे कुछ रूल बना दिया, मैंने कहा इसके ऐसा करते हैं 100 टुकड़े कर लेते हैं। तो मैंने टुकड़े कर लिए, 100 टुकड़े कर लिए। 100 का मतलब सेंट, पर सेंट, ठीक है ना। तो मैंने कहा सेंटी डंडा, सेंटीमीटर, मीटर के 100 टुकड़े, सेंटीमीटर, समझ आ गया। मैंने कहा सेंटी डंडा। तो जब मैं यहां तक पहुंच गया था मैंने कहा भैया 3 डंडे तो हो चुके हैं, ठीक है, और मान लो 50 यूनिट और हो गए तो मैं बोल दूंगा 50 सेंटी डंडा हो गए, ठीक है ना। समझ में आगे बात मैं क्या बोल रहा हूं? या 1 सेंटी डंडा, मतलब पूरा जो था 100 सेंटी डंडा थे, आधा यूज हो गया 50 सेंटी डंडा, या 36 हुआ 36 सेंटी डंडा। तो छोटी यूनिट की भी जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी बड़ी यूनिट की भी जरूरत पड़ जाती है। समझ आगे बात? जो ये रेवोल्यूशन है ये केपेबल है, जब पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा उसको मेजर करने के लिए ये केपेबल यूनिट है, हाँ या ना। लेकिन अगर पूरा रेवोल्यूशन नहीं हुआ तो तब क्या ये रेवोल्यूशन सही यूनिट है मेजर करने के लिए एंगल को? नहीं, तब हमें छोटे यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। बात समझ आ गई? अब सुनना जरा ध्यान से, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक रूल बनाया, हमने कहा एक रेवोल्यूशन के 360 बराबर टुकड़े कर दो। क्या बोला मैंने? 360 बराबर टुकड़े कर दो और हर टुकड़े को बोल दो डिग्री, 1 डिग्री। समझ में आ गई बात? जैसा आप लोग बोलते हो ना एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब हाँ सही बात है, एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री है, इसका मतलब है हमने एक रेवोल्यूशन में कितने टुकड़े किए? 360 टुकड़े किए। अब तुमसे अगर कोई पूछे ना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 डिग्री, अब आप आराम से बता सकते हो। पहले आप उसे रेवोल्यूशन समझा दो, आप उसे बोलोगे जब कोई रे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमता हुआ अपनी पोजीशन में वापस आ जाए उसे बोलते हैं 1 रेवोल्यूशन, और 1 रेवोल्यूशन के हम 360 बराबर टुकड़े कर दे तो हर टुकड़े को बोलेंगे 1 डिग्री। बताओ समझ में आ गया? कोई बोलेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 30 डिग्री, तो आप बोलोगे 30 टाइम्स ऑफ 1 डिग्री, यानी 30 बार जब 1 डिग्री लेते हैं तो उसे बोलते हैं 30 डिग्री। समझ में आ गई बात? जैसे अगर कोई बोलेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 100 रुपीज, तो पहले उसे 1 रुपए की पावर समझा दो। जैसे बच्चों को समझा देना बेटा ये 1 रुपए है, 1 रुपए की ना एक टॉफी आ जाएगी, बच्चा बोलता अच्छा 1 रुपए की टॉफी, फिर 5 रुपए कितनी आएगी, हम पूछते हैं उनसे, तो बोलता है 5 टॉफी। तो बच्चा पावर समझ रहा है अब। तो 100 रुपए का मतलब क्या होगा? मतलब इसका मतलब है 100 टाइम्स ऑफ 1 रुपी। समझ आ गई बात? हमारी करेंसी क्या है? 1 रुपी है ना, तो 1 रुपी हम लोग खत्म नहीं कर सकते। आई बात समझ? जैसे हमने 50 पैसे के सिक्के बंद कर देते, ये कर देते, वो कर देते, तो करेंसी भी चेंज होती है। ऐसा नहीं है करेंसी चेंज नहीं होती, जब हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, अगर मान लो कभी हुई तो, जैसे पहले पैसा हुआ करती थी, ठीक है, आज रुपी है। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। तो डिग्री क्या होता है? सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेकंड है हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। क्या मतलब होता है? सेक्सा का क्या मतलब है? 6, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6 या 60। समझ में आ गई बात? हम कितने टुकड़े कर रहे हैं? नहीं, 360 टुकड़े। एक रेवोल्यूशन में कितने टुकड़े कर रहे हैं? मतलब क्यों के होंगे 360 ही क्यों के होंगे? नहीं, 360 ना ऐसा नंबर है, 1 से भी डिवाइड हो रहा, 2 से भी हो रहा, 3 से भी हो रहा, 4 से भी हो रहा, 5 से भी हो रहा, 6 से भी हो रहा, 7 से भले ही नहीं हो रहा, पर 8 से भी हो रहा है, ठीक है, 9 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है। तो बहुत सारे नंबरों से डिवाइड हो रहा है आराम से। और हम ऐसे ही तो चाहते हैं कि टुकड़े करना आसान हो। भाई बहुत बार हमें बांटने की जरूरत पड़ती है, टुकड़े करना आसान होने चाहिए। समझ आगे बात? इसलिए शायद उन्होंने 360 चुना था, या क्यों चुना होगा मुझे नहीं पता, आप इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हो, ठीक है ना। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी यूनिट है? पहले तो इसमें आएगा डिग्री मेजरमेंट। क्या आएगा? डिग्री मेजरमेंट। अब अगर बात की जाए डिग्री का क्या मतलब होता है, तो लिखो ये एक रेवोल्यूशन है, देखो ये एक रेवोल्यूशन है, इसके हम कितने टुकड़े कर रहे हैं?
360 बराबर टुकड़े कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा रहा हूं, एक्चुअली इतने बड़े नहीं होंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को दिख जाए, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो इसके ऐसे कितने टुकड़े करने, 360 टुकड़े करने, 360 पार्ट्स। समझ में आ गई बात मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो लिखो जरा डिग्री मेजरमेंट के बारे में लिखो। व्हेन, डायग्राम बनाते रहना बाद में, लिखो डिग्री मेजरमेंट के बारे में लिखो। व्हेन वन रेवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 equal parts, then each part is known as one revolution. Then each part is known as 1 degree. Then each part is known as 1 degree. बताओ बात समझ आ गई? मैंने क्या किया, एक रेवोल्यूशन के कितने टुकड़े कर दिए, 360 टुकड़े कर दिए। हर एक टुकड़े को हमने क्या कह दिया, 1 डिग्री कह दिया। 1 डिग्री डिफाइन करना आ गया सबको? ठीक है, अगर कोई बोलेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड 45 डिग्री, आप बोलोगे 45 टाइम्स ऑफ 1 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताओ आज की डेफिनेशन के बाद आपसे कितने भी डिग्री का पूछ ले, 120 डिग्री पूछ ले, बता दोगे? 120 टाइम्स ऑफ 1 डिग्री। अब कोई 1 डिग्री के बारे में पूछ ले, बता दोगे कि रेवोल्यूशन के कितने टुकड़े करने हैं? कोई बोलेगा 1 रेवोल्यूशन क्या होता है, बता दोगे? ठीक है, अब मुझे बताओ आज से पहले तुम्हें ये तो आइडिया था कि हाँ भाई 30 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री कितना होता है, पर क्या तुम्हें डिफाइन करना आता था? नहीं, अब तुम्हें डिफाइन करना आ गया है। क्लियर हो गई बात? आपको सारी चीजें डिफाइन करना आनी चाहिए 1 यूनिट के लिए। जैसे ना आगे जाके ना आपसे शायद कभी पूछ लिया जाए व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय 1 एम्पियर फिजिक्स वगैरह में, ठीक है, या 1 ओम कितना होता है, या 1 वोल्ट कितना होता है, तो आपको ना सब कुछ डिफाइन करना आना चाहिए। ठीक है, बुक में डेफिनेशन दी रहती है। ठीक है, खैर बताओ इतनी बात समझ आ गई? तो यहां से एक बात समझ आ रही है हमें कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं? अब यहां देखो, इससे ना एक चीज बनती है कि कन्वर्जन कैसे करना है। अगर रेवोल्यूशन से डिग्री में कन्वर्ट करना है रेवोल्यूशन से डिग्री में करना है, जरा ध्यान देना है, ध्यान दो। 1 क्या बन जा रहा है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं 360 बन जाए यानी जब रेवोल्यूशन से डिग्री में जाओगे 360 से मल्टीप्लाई करना है। समझ आ गई बात? और जब डिग्री से रेवोल्यूशन में जाओगे 360 क्या बन जा रहा, 1 बन जा रहा। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जब डिग्री से रेवोल्यूशन की तरफ आएंगे तो डिवाइड करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? एक रेवोल्यूशन यानी कितने डिग्री, 2 रेवोल्यूशन यानी कितने डिग्री, 720। आप बोलोगे 360 डिग्री ही है, ठीक है ना, आप लोग भी अपनी जगह सही हो, लेकिन 720 से ये क्लियर हो रहा है कि 2 बार रिवॉल्व हुआ है ये। समझ में आ गई बात? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब आते हैं डिग्री से छोटी यूनिट होती है मिनट, MINUTE, मिनट। ठीक है, होता क्या है, कभी कभी ना आपने ना डी से एंगल बनाया होगा, आपने कभी देखा होगा 40 डिग्री बनाने को दे दिया, तो कभी कभी आपका एंगल ना 40 से आगे निकल जाता है, पर 41 भी नहीं होता, बीच में कहीं रह जाता है, छोटा सा आगे बढ़ता है। ऐसा होता है ना, वो छोटे से मेजरमेंट भी पॉसिबल है, ठीक है ना, और उसको हम मिनट में या फिर सेकंड में नापते हैं, छोटी छोटी यूनिट है। ठीक है, मिनट क्या होता है, जब हम लोग 1 डिग्री को 60 बराबर टुकड़ों में बांटते हैं। 1 डिग्री देखो कितना छोटा है, ये देख रहे हो, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको बना के दिखाया था, इतना बड़ा, ठीक है ना। जब हम इसके भी 60 टुकड़े करते हैं, अब इसको ना आगे बढ़ाते रहो, आगे बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, ये अगर आप रे आगे बढ़ाते रहोगे क्या एंगल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आप रे को आगे बढ़ाते रहो, एंगल तो नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता ना, पर इसको टुकड़े करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम 60 टुकड़े कर लेंगे, तो जब हम 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करते हैं, तो हर पार्ट को हम लोग बोलते हैं 1 मिनट। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। वैसे मेरा मानना है ये मिनट नहीं माइन्यूट है। माइन्यूट की स्पेलिंग क्या होती है? यही होती है ना, माइन्यूट मतलब छोटा। तो स्टार्टिंग में ना मेरे ख्याल से तो माइन्यूट ही बनाया था, ठीक है ना, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद मिनट मिनट बोलने लग गए, या किसी ने बोल दिया होगा, ठीक है ना। आप जो बोलना है बोलो, मिनट ही बोलो आप, ठीक है ना। एक और मिनट होता है घड़ियों में, ठीक है ना, पर वो वाला मिनट अलग है, ये वाला मिनट अलग है, ये पहले दिमाग में डालो, ठीक है ना। वो मिनट क्या है?
वो टाइम ड्यूरेशन को नापता है, टाइम ड्यूरेशन को। मैं बोलूंगा 6 मिनट के लिए बैठो, तो वो 6 मिनट अलग है और एंगल का रोटेशन अलग है। ये ड्यूरेशन है, गैप है, टाइम गैप। समझ में आ गई बात? अलग अलग है, एक नहीं है। समझ में आ गई बात सबको? वो वाला मिनट अलग है, ये वाला मिनट अलग है। इसमें भी मिनट और सेकंड है, उसमें भी मिनट और सेकंड होता है, पर दोनों अलग अलग है। दिमाग से अपने पहले ये क्लियर कर लो। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो लिखो मिनट के बारे में, लिखो व्हेन 1 डिग्री, मिनट के बारे में लिखो व्हेन 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू, व्हेन 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 equal parts, when 1 degree is divided into 60 equal parts, then each part is known as 1 minute. Then each part is known as 1 minute. किसको बांट रहे हैं हम लोग? 1 डिग्री को बांट रहे हैं। कितने हिस्सों में बांट रहे हैं? 60 हिस्सों में। तो यानी 1 मिनट में कितने टुकड़े हुए? 60 टुकड़े हुए। यानी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। समझ में आ गई बात सबको? सबको बात समझ आ गई? यानी अगर मुझे डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना है तो देखो 1 क्या बन जा रहा? 60, तो मल्टीप्लाई बाय, और जब मिनट को डिग्री में करेंगे तो डिवाइड बाय। एक चीज और समझ लो, जब यूनिट छोटी होती है ना तो नंबर बड़ा होता है। सही बोल रहा हूं मैं? जब यूनिट छोटी होती है तो नंबर क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूंगा यहां से लेट से कोई दुकान है, उसका डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, लेकिन मीटर में बोलेंगे तो 1000 मीटर। तो यानी 1 जो बन गया 1000 बन गया। यूनिट छोटी तो नंबर बड़ा। ठीक है ना? एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी चीज को बड़ा करना चाहते हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो होता है। पर यहां पे नंबर बड़ा हो रहा है, तो नंबर बड़ा करने के लिए, यानी नंबर बड़ा यानी यूनिट छोटा करने के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब आता है, इसके बाद आता है सेकंड। ये सब कुछ चल रहा है सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिग्री के ही टुकड़े कर रहे हैं, है ना, फिर मिनट के टुकड़े कर रहे हैं। समझ आ गई बात? जैसे कि मैंने आपको बताया था, मिनट जो होता है वो एक्चुअली माइन्यूट होता है। अगर कोई माइन्यूट से भी छोटा आएगा तो अंग्रेजों की एक आदत हुआ करती है, वो बोलते हैं सेकंड। सेकंड का मतलब है उससे भी छोटा। वो हर जगह ऐसे ही बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, घड़ी में ही बोला मिनट, सेकंड। अच्छा, एक ना पहले आर्मी में रैंक हुआ करती थी, इंडियन आर्मी में, लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट। सेकंड लेफ्टिनेंट मतलब उसका भी जूनियर, उससे भी छोटा। तो जब भी हम सेकंड की बात करते हैं मतलब पहले वाले से छोटा। तो यानी कि हम जब सेकंड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है माइन्यूट से छोटा, यानी मिनट से छोटा। समझ आ गई बात? ये एक्चुअली वो वाला सेकंड है। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? तो सेकंड के बारे में लिखो व्हेन 1 मिनट, अब हम मिनट से भी छोटा जा रहे हैं, व्हेन 1 मिनट, व्हेन 1 मिनट is divided into, when 1 minute is divided into 60 equal parts, then each part is known as 1 second. आप समझ रहे हो सेकंड कितना छोटा है? 1 डिग्री कितना छोटा होता है, ये तो आपने देखा ही होगा डी में। 1 मिनट कितना छोटा हो गया सोचो, बहुत छोटा भाई। 1 मिनट डी में कितना छोटा दिखता है, हाँ या ना? 1 मिनट नहीं, 1 डिग्री तो बहुत छोटा दिखता है डी में, 1 डिग्री बहुत छोटा दिखता है। तो 1 मिनट तो बहुत ही छोटा हो गया, और 1 सेकंड बहुत छोटा हो गया, हाँ या ना? चलो पहले ये देख लो, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अगर मुझे मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 60, और सेकंड से अगर मिनट में करूंगा तो डिवाइड बाय 60। इतनी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब मुझे बताओ, आप लोगों ने ना शायद फिजिक्स में एक यूनिट पढ़ी होगी, पारसेक। पढ़ी है? बताओ डेफिनेशन। मतलब बताओ, पता है किसी को? फिर अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा है? बताओ। हाँ, ये आसान है, डिस्टेंस बिटवीन, तू क्या बोल रहा? लाइट ईयर। अच्छा, लाइट ईयर अलग यूनिट है भाई,
एस्ट्रोनॉमिकल हो गया डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एवरेज लेते हैं एवरेज, ठीक है ना, वैसे तो चेंज होता रहने के लिए हम एवरेज लेते हैं, ठीक है। अब सुनो जरा, जब ना हम एक आर्क लेते हैं जिसकी लंबाई होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक आर्क जिसकी लंबाई कितनी होती है, हम इसको ये देखते हैं कि ये 1 सेकंड कितनी दूरी पे बना रहा है। भाई आप एक चीज देखो ना, मैं पास बना रहा हूं तो बड़ा एंगल बनेगा, मैं दूर बनाऊंगा तो छोटा एंगल बनता रहेगा, मैं और दूर जाऊंगा तो और छोटा एंगल बनेगा। मैं कितनी दूर जाऊं ताकि 1 सेकंड एंगल बन जाए, 1 सेकंड, वही वाला सेकंड जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो वो जो लंबाई होगी ना पूरी, उसे बोलते हैं 1 पारसेक। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। ये था 1 पारसेक, ये तो फिजिक्स की मैंने बता दिया बीच में, इसलिए बता दिया क्योंकि सेकंड से रिलेटेड था। आज आपको थोड़ा सा रियलाइज हुआ होगा सेकंड बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। अब इतना छोटा एंगल बनाने के लिए हमें कितना दूर जाना पड़ेगा सोचो, तो 1 पारसेक तो बहुत ही छोटा हो गया, मतलब 1 पारसेक एक्चुअली बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया। समझ में आ गई बात। ये जो नए नए यूनिट्स है ना फिजिक्स में, पढ़ लिया करो बेटा, क्लियर है इतना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ठीक है, आज इतना ही तक करते हैं।